हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी बेटा। और आज के सेशंस में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेटा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज का पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट है भाई? थर्ड पार्ट है। अच्छा सर, थर्ड पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड हो चुका है? हाँ बिल्कुल, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। वीडियो आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट विजिट करना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के नाम से। ठीक है, तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। बोर्ड एग्जाम्स आपके 6 मार्च से हैं। कब से भाई? 6 मार्च से। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, क्या आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड जिसमें हम ये आपको टिप्स दे, आपको ये बताएं कि फिजिक्स में किस तरीके से आप बाकी के जो बचे हुए 2 महीने हैं, 2 मंथ्स जो बचे हुए हैं, इन 2 मंथ्स में फिजिक्स में 95 प्लस कैसा स्कोर करें? 2 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशंस कैसी होनी चाहिए? क्या इस पे आपको एक वीडियो चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिजिक्स स्ट्रैटेजी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तुरंत जो है आपको इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो आपके डिमांड के बेसिस पे ये एक बेहतरीन वीडियो जो है बन के चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। क्योंकि 2 मंथ की स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से फॉलो करेंगे, जिससे किस तरीके से आप फिजिक्स की प्रिपरेशंस करेंगे, जिससे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सके। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किया होगा, या बहुत पढ़ा होगा तो 2-4 चैप्टर्स ही उन्होंने पढ़े होंगे। तो ऐसे बच्चे भी किस तरीके से फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब का वीडियो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आज हम इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा यहाँ पे, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए खोखली। अच्छा, सिद्ध करना ये तो ऑलरेडी हम डेरिवेशन वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियोस नहीं देखे तो आप जाइए चैनल पे और जाके वॉच करिए। ठीक, ढेरों सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल में। आप पूरी फिजिक्स की प्रिपरेशंस मैथमेटिक्स एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। बस जरूरत है आपकी डेडिकेशंस की, आपकी मेहनत की बस। ठीक है, तो इसके आगे वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? इसके किसी एक समतल पृष्ठ से, एक जो समतल पृष्ठ है उस समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक हो गया, तो किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम आवेश रखा हुआ है। इसके वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है? इसके वक्र पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आपको कैलकुलेट करना। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम का यूज करके हम ये निकालेंगे कि जो बेलन हमारे पास दे रखा है उस बेलन से कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले आपको कुल फ्लक्स निकालना है बेलन से। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास आवेश दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है। क्यू कितना भाई? 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम। ठीक, तो बेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, बेलन से बद्ध
कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, तो गॉस का थ्योरम यूज करेंगे, गाउस की प्रमेय से phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओह सर q कितना, तो q है यहाँ पे 17.7 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बटा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 12 से 10 टू द पावर माइनस 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 8.85 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा, तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब वेलन से इतना टोटल फ्लक्स निकल रहा है और इतना फ्लक्स में से 1.5 न्यूटन जो फ्लक्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो फ्लक्स हो गया हमारा, ये फ्लक्स केवल वक्र पृष्ठ से निकल रहा है। तो यहां पे अब निकालेंगे, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे बेलन के समतल पृष्ठ से, दो समतल पृष्ठ ना, तो दो समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक, दोनों पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो कुल फ्लक्स में से आप क्या करेंगे बेटा, कुल फ्लक्स आपका 2 है और वक्र पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को फ्लक्स को क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो कुल फ्लक्स में से 1.5 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे, 1.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ओह सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा एक समतल पृष्ठ से कितना, क्योंकि हमें एक समतल पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है, किसका निकालना है, एक समतल पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है। तो अगर हम एक समतल पृष्ठ का अगर फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो क्योंकि दो समतल पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं एक समतल पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश ले लेते हैं इसको, फाई डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 0.5 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। तो एक समतल पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स निकलेगा, ठीक। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। 2022 में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, 2022 का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली 2025 में भी क्वेश्चंस रिवाइज हो सकता है पेपर में, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घात -12 जूल है। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितना भाई 10 की घात -12 जूल है। यह सोने के नाभिक Z इज इक्वल टू, जिसका परमाणु क्रमांक दे रखा है 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण के नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी आपको निकालना है। ये क्वेश्चंस कभी नाभिक वाले चैप्टर में भी पूछा जाता है, नाभिक का ही क्वेश्चन ये है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, ये नाभिक वाले चैप्टर में भी आपसे पूछ सकता है। तो रिपीट क्वेश्चंस वही होंगे, फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, लास्ट चैप्टर में भी आता है। क्या करेंगे देखो, तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका नाभिक है भाई। जब इस नाभिक पे आप एक अल्फा कण को क्या करेंगे बम्बार्ड करेंगे, कि गोल्ड का नाभिक है, ठीक है ना। आप जब इसमें एक अल्फा पार्टिकल को क्या करेंगे बम्बार्ड करेंगे, यहां से एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण आप इसको बम्बार्ड किया आपने इस पे, तो क्या होगा कि अल्फा कण इसके सबसे निकट पहुंच के, इस नाभिक के निकट पहुंच के यहां से वापिस आ जाएगा। जब अल्फा कण को बम्बार्ड करेंगे नाभिक की तरफ, क्योंकि नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा कण क्या होता है बेटा, अल्फा कण होता है He डबल पॉजिटिव, मतलब हीलियम का नाभिक होता है। ये भी दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा कण पे भी
पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये अल्फा कण धीरे धीरे नाभिक की तरफ बढ़ेगा तो ये नाभिक क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। जब इसको प्रतिकर्षित करेगा तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होता चला जाएगा और इस बिंदु पर जाके यहाँ पे अल्फा कण क्या होगा भाई, यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो अल्फा कण की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल जो गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि अब देखो यहाँ पे दो आवेश है, ये इसका केंद्र मान लो नाभिक का, यहां तक पहुंचा आपका अल्फा कण, इनकी बीच की जो दूरी है ये निकटतम पहुंच की दूरी है और इसको नाभिक का त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो ये निकटतम पहुंच की दूरी पे जाके जब अल्फा कण रुकेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओहो सर, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो दो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, नाभिक के पूरे आवेश को इसके केंद्र पे कंसंट्रेट कर दो तो इसमें कितना आवेश है भाई, प्लस का Ze। अल्फा कण पे कितना आवेश है भाई, प्लस का 2e, और ये एक दूसरे से r0 दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब इन दोनों आवेश निकाय के पास एक स्थितिज ऊर्जा है और इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया भाई, है ना। तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, अगर हम यहां पे ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करते हैं बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम अगर हम यहां पे लगाते हैं, क्या होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगा, ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा आपका K हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा Ke ले लेते हैं इसको, Ke काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा आपका जाए K Q1 Q2 बाय R0, K Q1 Q2 बाय R0। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना आपका 10 की घात -12 बराबर, K का वैल्यू हो गया बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 आप ले लो प्लस का 2e और Q2 ले लो आप Ze, Ze डिवाइडेड बाय कितना R0, डिवाइडेड बाय R0। ओह सर, बहुत सुंदर। तो हमने कहा यहां से R0 आपको निकालना है, तो R0 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये R0 आपका हो जाएगा बेटा, देखो 9 गुणा 10 की घात 9, 9 दूना 18, 18 गुणा 10 की घात 9। अच्छा, E कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, E कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, दो बार है E, दो बार लिख दिया वैल्यू। और Z आपका कितना है भाई 79, Z कितना है यहाँ पे आपका 79, ठीक है, Z का वैल्यू कितना है 79, ये देखो आप, तो Z का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 79। देखो E यहाँ पे भी एक बार है और यहाँ पे भी एक बार, दो बार E है तो E का वैल्यू हमने दो बार रखा है, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये R0 उठ के इधर आ गया, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा 10 की घात माइनस का 12, 10 की घात माइनस का 12 हो जाएगा। ओहो सर, तो हमने कहा देखो मल्टीप्लाई कर दो, 16 16 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 और 16 की मल्टीप्लाई करो 256, तो 18 गुणा 256 मतलब 2.56 गुणा 10 की घात देखो माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9, 19 और 19 माइनस का 38 और ये 12 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 12 इंटू 79, देखो इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, 18 चिंग कितना होता है, 18 चिंग 18 पंजे 90, 18 चिंग 108, 108 का 0, 108 का 8 हासिल लगा 10, 18 पंजे 90, 90 और 10 100 हासिल लगा 10, 18 दूना 36, 36 और 10 कितना जाएगा भाई 46 हो जाएंगे, दो स्थान में दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, इंटू 79 इंटू 10 टू द पावर कितना, देखो 38 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो बचेगा 26, कितना 26 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 15, 26, 27, 17, कितना आएगा भाई 17, माइनस का 17। ओहो सर, बहुत सुंदर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर वो लिख दीजिएगा, गुणा 10 की घात माइनस का 17, आप कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा,
ठीक, मीटर में आ जाएगा आंसर। किस में जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या बात ज्ञात कीजिए भाई? ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैकेट पहनो तो ठंड लगती है, ना पहनो तो भाई सॉरी पहनो तो गर्मी हो जाती है, ना पहनो तो ठंड लगती है, क्या करें। ठीक है, तो एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है भाई। देखो बैटरी का वोल्टेज भी कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। कितना? 200 वोल्ट। संधारित्र की जो धारिता है बेटा वो पहले केस में कितना है? C1 जो है ये आपका है 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड तो 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 फैरेड। ठीक, दूसरे केस में ये बदलकर घटकर कितना हो गया भाई? C2 हो गया 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 फैरेड। देखो 2 माइक्रोफैरेड हो गया। तो कह रहे ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है? तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U क्या हो जाएगा भाई? U1 में से U2 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो प्रारंभिक में से अगर अंतिम को माइनस करते हैं तो क्या आएगा भाई? प्रारंभिक ऊर्जा आ जाएगा हाफ ऑफ C1V², ठीक, माइनस का हाफ ऑफ C2V²। तो देखो हाफ ऑफ V² कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। हाफ ऑफ V² कॉमन आ रहा है तो ये C1 माइनस क्या जाएगा बेटा आपका? C2 हो जाएगा। कैलकुलेशन में हमेशा क्या करिए? जो चीज कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन निकाल लीजिए, फिर कैलकुलेशंस करिए, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक हो गया। चलिए 1/2 V कितना भाई? V आपका 200, तो 200 गुणे 200 C1 कितना है भाई? 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6। तो हमने कहा 2 से 200 को काट दो, कितना आएगा भाई? 100। 100 की 200 से गुणा कर दो तो ये आपका जाएगा, कितना? 2 गुणा 10 की घात 4। 2 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि 4 0 हो गया ना, तो ये 10 की घात 4 ले लेंगे हम इसको। अब 10 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। तो ये आपका जाए इंटू 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6। 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6। देखो 10 की घात माइनस 6 यहां से क्या आएगा भाई? कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बाहर कॉमन आएगा तो 10 बचेगा। 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। अच्छा 8 दूना 16, 8 दूना 16 गुणा 10 की घात, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो आप इसको 0.16 जूल लिख सकते हैं। मतलब इस कैपेसिटर की जो एनर्जी में जो चेंज आएगा बेटा वो कितना आएगा? 0.16 जूल के बराबर एनर्जी जो है वो आपका चेंज होगा, परिवर्तित होगा। क्या हो जाएगा भाई? परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बस 2 सिनेरियो दे रखा था, 2 कंडीशंस में एनर्जीज दे रखे थे, हमने उसका एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना था। ठीक, क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में काफी टाइम हो गया, तो 2025 में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 की दृष्टि से। 2025 में ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों के साथ सदैव खड़ा हूँ। जो भी डाउट्स होता है बेटा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखा करिए, कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं। हर एक बच्चे को जो क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से, जो डाउट्स पूछते हैं, उनको मैं उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ, उनके कमेंट्स का सॉल्यूशंस देता हूँ मैं। इसलिए जो भी फिजिक्स में आपको दिक्कत होती है, कोई भी फिजिक्स में डाउट्स होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है।
10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कि उसकी ऊर्जा कितना परिवर्तित हुआ है वो आपको ज्ञात करना है। 14 में, 18 में और 24 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 14 में भी आया है, 18 में भी आया है और 24 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 3 साल से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, आपका संधारित्र की धारिता दे रखा 10 माइक्रोफैरेड, तो ये आपका जो 10 गुणा 10 की घात -6, अब इसको लिख सकते हैं 10 की घात -5 फैरेड। पहले विभवांतर कितना है, तो पहला विभवांतर आपका 100, पहला विभवांतर कितना भाई 100 वोल्ट है। दूसरा विभवांतर जो है वो आपका है कितना भाई 200 वोल्ट है। कितना है 200 वोल्ट। तो जब विभवांतर 100 से 200 कर देंगे तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, सॉरी गतिज ऊर्जा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे ऊर्जा में परिवर्तन भाई, ओहो सर देखिए सिंपल, तो ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन कितना, तो दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब दोनों केस में देखो सी आपका सेम है, दोनों सिनेरियो में सी सेम है, तो हम क्या करेंगे हाफ ऑफ सी V1 का स्क्वायर, सॉरी V2 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि V2 का पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाफ ऑफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी V1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ सी V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओहो सर बहुत सुंदर। तो हाफ ऑफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां से हमने कहा 1/2 सी ना आप कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ओह सर बहुत सुंदर। तो हाफ ऑफ सी हो जाएगा आपका 10⁻⁻5, V2 कितना है भाई 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस V1 कितना है भाई 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 200 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 × 10⁻4, 2 का स्क्वायर 4, 00 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 100 का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 कॉमन आ जाएगा और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। तो हमने कहा कर दो कैलकुलेशन इसका, तो ये आपका जो 1/2 × 10⁻⁻5 × 3 × 10⁻4, तो हमने कहा 3 से इसको डिवाइड करो 1.5, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे पावर तो 1.5 × 10⁻, कितना बचेगा -1, -1 इसके साथ ले लेना तो 0.15 जूल। मतलब संधारित्र की जो एनर्जी है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा 0.15 जूल एनर्जी का क्या आएगा भाई चेंज आएगा, जब हम इसके पोटेंशियल को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, जब इनके पोटेंशियल को हम क्या करेंगे भाई इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड डिस्कस कर चुके हैं, करीब उसमें हमने 25-30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज में। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है बेटा, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल के बारे में कुछ नहीं पता आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे विजिट करो और विजिट करके देन आप चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। ठीक है, चलिए 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? 20, 23, 24, है ना, 20, 23, 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सॉल्यूशंस क्या हुआ इस क्वेश्चन का, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 पिको फैरेड है। यहाँ पे पिको में कितना होता है, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे? पिको फैरेड को फैरेड में कैसे बदलेंगे, कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि पिको फैरेड में कितने फैरेड होते हैं।
1 पिकोफैरेड में कितने फैरेड होते हैं? तो 1 पिकोफैरेड में होता है बेटा 10 टू द पावर माइनस का 12 फैरेड। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 11 10 की घात माइनस 11 फैरेड। ठीक, संधारित्र को 50 वोल्ट पर आपने आवेशित किया, तो V इज इक्वल टू कितना है आपका 50 वोल्ट। ठीक, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, कितना एनर्जी उस कैपेसिटर ने स्टोर किया है वो आपको निकालना है। तो ऊर्जा अगर आप निकालते हैं यहां पे U इज इक्वल टू दैट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो हाफ ऑफ C हो गया आपका 10 की घात माइनस का 11 और V हो गया आपका 50, तो 50 गुणे 50 क्योंकि स्क्वायर करना तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, 2 से 50 को भाग करिएगा कितना आएगा 25, 25 पंजे 125, 0 गुणा 10 की घात माइनस का 11, 2 0 यहाँ से कम कर दीजिएगा या 3 0 कम कर दीजिएगा, मतलब 3 डेसिमल आगे लेके आइएगा इसको 1.50 इंटू 10 टू द पावर 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 9 10 11, अच्छा 2 घटा दीजिए नैनो में लिख लेते हैं हम, तो ये 12.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 जूल। 2 डेसिमल आगे लेके आए, 2 पावर यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा पावर। ठीक, तो ये आपका जाएगा 12.5 नैनो कूलम, सॉरी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फैरेड नहीं जूल होगा, ये क्या होगा भाई जूल होगा। ठीक, तो यहाँ पे नैनो जूल में आप आंसर लिख सकते हैं। 12.5 नैनो जूल एनर्जी जो है उस कैपेसिटर के अंदर क्या होगा भाई आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराया, बहुत सिंपल तरीके से करवाया भाई, क्योंकि जस्ट आपको क्या करना है भाई, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेशंस करना था। देखो ये जो क्वेश्चंस आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये ऑलरेडी पार्ट सेकंड में मैं करवा चुका हूं, पार्ट सेकंड में ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप पार्ट सेकंड देखिएगा बेटा, पार्ट सेकंड देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा है, ज़्यादा है। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, शायद मुझे नहीं पता, याद नहीं है, नंबर याद नहीं रहेगा, आप देख लेना जो भी नंबर होगा। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 और D2 है तथा इसके बीच जो है परावैद्युतांक पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K1 एंड K2 दे रखा है। ठीक, देखो इस तरीके से डायग्राम दे रखा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं यहाँ पे। इस तरीके से 2 संधारित्र है आपका। ठीक, इसके बीच की जो दूरी है ये आपका D1 दे रखा है, इसके बीच की जो दूरी है ये आपका D2 दे रखा है। ये 3 प्लेटें हैं, 3 प्लेटें मिलकर एक संधारित्र बना रहे हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। यहाँ पे एक मटेरियल फील्डेड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे एक मटेरियल हमारा फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई K2 है। आपसे पूछा है इस संयोजन का जो है आपको क्या बताना है, कुल धारिता बताना है। कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन 2023 में रिपीट आया हुआ था क्वेश्चन क्योंकि 2023 में आया है तो इसका मतलब क्वेश्चंस रिपीट होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई A है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो A है, तीनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है। कंसेप्ट क्या है, देखो अगर प्लेटों का क्षेत्रफल A डिवाइड होता है, क्या होता है भाई A अगर डिवाइड होगा तो उसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, किस में ऐड करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। अगर तो D डिवाइड होता है भाई, D क्या होता है भाई, अगर D डिवाइड होता है तो कॉम्बिनेशन किस में होगा भाई, सीरीज में होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। किसमें होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो यहां पे अगर तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये जो ऊपर वाली प्लेट है और ये नीचे वाली प्लेट, ये जो एक संधारित्र बना रहा है,
इसकी धारिता मान लेते कितना भाई C1, ठीक। और नीचे वाले कैपेसिटर की जो धारिता है मान लेते C2 है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे C1 बेटा, तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, संधारित्रों की धारिता, संधारित्रों की धारिता। तो वो संधारित्रों की जो धारिता है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, तो वो C1 बराबर हो जाएगा K1A एप्सिलॉन नॉट बाई D1। क्या हो जाएगा, K1A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर की जो धारिता है C2, वो क्या हो जाएगा आपका, ये C2 हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D2, क्योंकि इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपका D2 दे रखा है। अब यहाँ पे जो C1 और C2 दो कैपेसिटर है, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे D1 D2 डिफरेंट है, D1 D2 क्या है भाई, डिफरेंट है, क्योंकि दूरी जो है वो डिवाइड हुआ है प्लेटों के बीच का, तो इसलिए हम इसको किस में जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। किसमें भाई, ये श्रेणी क्रम में है। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमने कहा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो संधारित्रों को। तो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तो तुल्य धारिता हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C1 कितना, तो 1/C1 हो गया आपका K1A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 प्लस 1/C2, तो C2 आपका है यहाँ पे K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D2, एप्सिलॉन नॉट बाय D2। देखो ये D2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये D1 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपका जाएगा D1 बाय K1A एप्सिलॉन नॉट, K1A एप्सिलॉन नॉट प्लस ये D2 ऊपर चला जाएगा, तो D2 डिवाइडेड बाय K2A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज दी 1/C। तो हमने कहा यहां से 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1/A एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लेते हो आप यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपका D1/K1 प्लस D2/K2। तो हमने कहा देखो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले, क्या ले ले इसका रेसिप्रोकल ले ले, तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, तो हमने कहा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C इज इक्वल, क्योंकि ये 1/C का वैल्यू है, तो C क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा टर्म्स इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब D1/K1 प्लस D2/K2, ठीक है, D2/K2। चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, ठीक, या चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसके आगे वो भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2D1 प्लस K1D2, K1D2 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1K2 डिवाइडेड बाय K2D1 प्लस K1D2 फैरेड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों कैपेसिटर की जो टोटल कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला आ जाएगा ये। इज इट क्लियर, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच, विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। क्वेश्चन 2000 में भी आया था, पता नहीं कौन कौन से साल में आया क्वेश्चन, मुझे लग रहा है 2002 में क्वेश्चन आया, 2020 में आया होगा क्वेश्चन, 2020 में आया है और 2024 में क्वेश्चन आया होगा, 24 तो दिख रहा है मुझे, 2 साल क्वेश्चन से रिपीट हुआ है।
बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। दोनों संधारित्रों पर कितना आवेश है वो आपको निकालना है। सर्किट मैं यहां पे दोबारा से बना देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो एक सिंपल सा सर्किट हमारे पास दे रखा है, सिंपल सा सर्किट दे रखा है। ये दो कैपेसिटर हमारे पास दे रखे हैं भाई, है ना। ये एक दूसरा कैपेसिटर है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है बेटा। ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का है, और ये आपका 6 ओम का है। ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये आपका है 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। ठीक, देखो सबसे पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा बोर्ड एग्जाम में। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। ठीक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको तो कॉन्सेप्ट बता दो। कैपेसिटर जो है वो करंट को ब्लॉक करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। जो कैपेसिटर मतलब संधारित्र जो है, संधारित्र जो है डीसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। अगर ये डीसी को ब्लॉक करता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस वाले ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा भाई? इस वाले ब्रांच में करंट हो जाएगा आपका 0। हमने कहा बहुत बढ़िया। इस वाले ब्रांच में, कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट 0 है तो अच्छी बात है। इस बैटरी से जो भी करंट निकलेगा भैया वो करंट इस तरीके से घूमेगा। तो इसका मतलब इन तीनों जो आपका प्रतिरोध है, तो इन तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान कितना होगा? समान होगा, इक्वल होगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो हमने कहा देखो अगर धारा यहां से निकला तो ये घूमेगा, इसी वाले परिपथ में घूमेगा। नीचे वाले परिपथ में धारा 0 है, और जिन प्रतिरोधों में धारा का मान बराबर होता है वो जोड़ते हैं भाई श्रेणी क्रम में। तो यहां पे इन तीनों को किस में जोड़ देंगे भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो हमने कहा अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना? तो हमने कहा कुल प्रतिरोध है, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो भाई, डायरेक्टली जोड़ दो। 6 + 5 + 6 + 1 बराबर कितना? ये 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ओह सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा इसका टोटल प्रतिरोध 12 है। ईएमएफ कितना है बैटरी का? ईएमएफ ई आपका है 12 वोल्ट। तो परिपथ में धारा का मान कितना होगा? तो परिपथ में धारा हो जाएगा, परिपथ में धारा कितना होगा? परिपथ में धारा, तो हमने कहा परिपथ में धारा हो जाएगा I = टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 12 / 12 = 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ओहो सर। अच्छा, अब ये जो संधारित्र दो जुड़े हुए हैं, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और इस बिंदु A, ये बिंदु आपका C है, ये बिंदु आपका D है, ये बिंदु आपका E है, और ये बिंदु आपका क्या है भाई? F है। ये क्या भाई? ये F है। तो ये तो आ गया, करंट आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें आवेश निकालना है और विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? आवेश और विभवांतर निकालना है। कैसे निकलेगा आवेश और विभवांतर? तो सबसे पहले निकलेगा विभवांतर। अब देखो यहां पे ये जो 3 रो आपके बने हुए हैं, 3 जो आपके शाखाएं हैं, ब्रांचें जो है, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जितना पोटेंशियल E और F के बीच में होगा, अतः आप यहां पे लिख सकते हो जितना पोटेंशियल E और F के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल किसके बीच में होगा भाई? CD के बीच में होगा, और उतना ही पोटेंशियल किसके बराबर होगा? AB के क्रॉस होगा। यहां पे नीचे लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ EF इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ CD इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ AB। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर,
और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है भाई, समान होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ओह सर, तो इसमें से किसी को दो को बराबर लेके ए बी के बराबर विभवांतर निकाल दो। तो हमने कहा वी ए बी दैट इज वी ई एफ, और वी ई एफ जो हो जाएगा बेटा ई एम एफ माइनस आई आर, क्योंकि यहाँ पे ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल का क्या है भाई, आंतरिक प्रतिरोध है। और ई एफ के अक्रॉस अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसके बराबर होगा, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दूसरा पैरेलली मैं आपको यहां पे बता दूं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हो आप, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस तो फिर कैसे भी बन जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो वी ए बी दैट इज इक्वल टू वी सी डी, और वी सी डी लोगे तो बेटा आई ओम्स लॉ लगाएंगे, आई इस ब्रांच में करंट कितना है आई, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस ले लोगे आप बेटा 6 + 5 या 5 + 6, इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस के आप करंट से मल्टीप्लाई करके भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, दोनों तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हो। हमने कहा ई एम एफ ई माइनस आई आर, ई एम एफ ई 12 1 माइनस सॉरी देखो करंट कितना है आपका यहाँ पे आई 1 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है भाई 1 है, तो 1 × 1 तो 12 - 1 हो जाएगा बेटा 11 वोल्ट, कितना हो जाएगा 11 वोल्ट, 11 वोल्ट हो जाएगा वी ए बी आपका 11 वोल्ट हो जाएगा। अब यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां से भी आपका उतना ही आएगा, आई 1 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 × 1 आपका 11 वोल्ट आ जाएगा, यहां से भी 11 वोल्ट आ जाएगा। अब दोनों तरीके से इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है भाई, कैलकुलेट आप दोनों मेथड से कर सकते हो, बस आपको कैलकुलेट करना है। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, हमने कहा देखो भैया ए बी के क्रॉस पोटेंशियल आ गया आपका कितना 11 वोल्ट। तो इन दोनों ये दोनों संधारित्र किसमें जुड़े हुए हैं, ये दोनों संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, C1 तथा C2, इसको ले लो आप C1, इसको ले लो आप C1, इसको ले लो आप C2, ठीक। देखो C1 तथा C2, C1 तथा C2 किसमें जुड़े हैं भाई, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में तो इसकी तुल्य धारिता हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, तो 1/2 + 1/3, इसकी धारिता धारिता है 2, इसका है 3, तो 1/2 + 1/3, एलसीएम लेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 + 2/6 ये आपका जब 5/6, 1/C का वैल्यू है ये, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो ये 6/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो हमने कहा देखो C इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 6/5 माइक्रोफैरड। तो दोनों संधारित्रों में आवेश, दोनों संधारित्रों में आवेश कितना होगा, तो दोनों संधारित्रों पर आवेश होगा Q बराबर टोटल कैपेसिटी C इंटू वी ए बी के क्रॉस पोटेंशियल। तो हमने कहा देखो 6/5 ए बी आपका जगह 11 66/5 माइक्रोकूलम। तो दोनों संधारित्रों पर जो आवेश है वो आपका 66/5 माइक्रोकूलम, क्योंकि देखो अब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, आवेश बराबर होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, आवेश बराबर होता है ना। अगर श्रेणी क्रम में आवेश बराबर है तो इस पे भी आवेश Q होगा और इस पे भी आवेश Q होगा, इस पे भी Q आवेश है, अरे क्या हुआ, इस पे भी Q आवेश है, इस पे भी Q आवेश है। तो अगर हम C1 के क्रॉस पोटेंशियल निकाले तो निकाल सकते हैं, C2 के क्रॉस पोटेंशियल निकाले तो भी निकाल सकते हैं। देखो C1 के क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा आपका V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा आपका V2। तो अगर हम V1 निकालते हैं, अतः V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो हमने Q है आपका 66/5 माइक्रोकूलम और C1 कितना है, यहां पे देखिए C1 कितना है, C1 है आपका 2 माइक्रोफैरड, कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो हमने कहा डिवाइड बाय 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 66 को डिवाइड करिएगा 33, तो 33/5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए
तो 6.6 वोल्ट हो जाएगा। कितना जाएगा? 6.6 वोल्ट हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा आपका? तो V2 हो जाएगा आपका Q/C2। Q आपका 66/5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे। तो C2 का वैल्यू आपका है 3 माइक्रोफैरड। कितना है? 3 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 22, तो ये आपका जो 22/5 डिवाइड करिएगा इसको, ये आपका 4.4 वोल्ट आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा भाई? 11 वोल्ट। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक, तो ये दोनों संधारित्र के क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये संधारित्र पर आवेश का मान आ जाएगा कि संधारित्र में इतना आवेश जो है वो आपका संचित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सकता है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा 1-2 दिन बाद, या अभी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद 1-2 दिन बाद इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा से इसको रिवाइज करिएगा बेटा क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, 8 क्वेश्चन हुआ जहां तक मुझे। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 15-16 का क्वेश्चन है। देखो समय आपके पास दे रखा है कितना भाई? 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट? 60 सेकेंड। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इसका पावर दे रखा है, शक्ति दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? क्या दे रखा है? शक्ति। शक्ति P बराबर 1 किलोवाट, तो 10⁻³ वॉट। ये टाइम दे रखा आपका T। कितना ऊर्जा व्यय होगा? ऊर्जा आपसे पूछा है, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा का सूत्र होता है आपका, ऊर्जा E बराबर होता है बेटा पावर इंटू टाइम। पावर के किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कहा पावर कितना? 10⁻3, टाइम कितना भाई? 60 सेकेंड, तो 6 × 10⁻4 जूल। ठीक है, तो कितना एनर्जी वो व्यय करेगा, कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा या लॉस करेगा? वो 6 × 10⁻4 जूल एनर्जी 1 मिनट में क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। क्या करेगा भाई? कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्वेश्चन एक बार जल्दी से, मैं पानी पी लेता थोड़ा सा। यस, बताइए, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 0.5 mm त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? अनुगमन वेग निकालना है भाई। तो सबसे पहले आप देखो डेटा क्या दे रखा है हमारे पास। तो डेटा हमारे पास दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है r, त्रिज्या r दे रखा है कितना? 0.5 mm। तो 0.5 × 10⁻³ बराबर 5 × 10⁻⁴ मीटर लिख लीजिए। कितनी धारा बह रही है? धारा का मान दे रखा I। धारा I बराबर 0.5 एम्पियर है कि धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है बेटा n, तो n इज इक्वल टू कितना? 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। ये n का वैल्यू दे रखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका दे रखा है।
क्या पूछा है क्वेश्चन? सबसे अनुगमन वेग पूछा है। तो अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहां पे। तो धारा I बराबर होता है बेटा NEAVD। तो हमने कहा देखो यहां से VD हो जाएगा आपका, VD इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज I अपॉन NEA। VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। I क्या भाई? तो I है आपका 0.5 डिवाइडेड बाय N कितना है भाई? तो 4 गुणा 10 की घात 28, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 90 इंटू एरिया हो जाएगा बेटा पाई, पाई हो जाएगा 22/7। तो 22/7, 7 को ले जाओ ऊपर, R स्क्वायर, तो R आपका है बेटा यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4 का स्क्वायर, है ना? 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 का स्क्वायर। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमने कहा देखो इसका कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशंस को ज़्यादा टफ नहीं बनाना है हमें, कैलकुलेशंस को ज़्यादा टफ नहीं बनाना है, कैलकुलेशंस को इजी वे में करना है। कैलकुलेशंस भी आप सीख जाओगे इस न्यूमेरिकल से, कैसे करना है कैलकुलेशन। ठीक, एक बार मैं लिख लूँ उसको, पावर को एक साथ लिख लेते हैं और बाकी नंबर्स को ऐसे लिख लेता हूँ, फिर मैं कैलकुलेशंस बताता हूँ। 0.5 इंटू 7, 0.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या है भाई? 4 इंटू 1.6 इंटू, देखो 4 इंटू 1.6 इंटू 22 और 5 का दोबारा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर, देखो पावर को सबको ऊपर लेके जाओ, ये 28 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 8 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का कितना जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमारा कैलकुलेशन सिंपल, हमने पावर को अलग कर लिया, बाकी जो नंबर्स है उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो इस 5 से स्टक करके इसको कट कर दीजिए तो 0.1 हो जाएगा। देखो इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 दूना 4, इसको कट करिए तो 3.5, 3.5। इस 5 से इसको कट करिए तो ये 0.7 आ जाएगा। क्या जाएगा? 0.7 हो जाएगा। हमने कहा इस 2 से इसको कट करिए तो 0.35 हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब है, लाजवाब है। क्या बचा? तो हमने कहा देखो इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, तो ये जगह 35 गुणा 10 की घात माइनस का 3, क्योंकि 2 0 यहाँ से आ जाएगा, 2 डेसिमल यहाँ से है, 1 डेसिमल यहाँ से हटा दोगे तो पावर -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना? 1.6 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर कितना बचे? देखो 28 में से 19 घटा दोगे तो बचेगा 9, 9 में से 8 घटा दोगे तो बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा? माइनस का 1। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमने कहा देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो, यहाँ पे ले लो 0। हमने कहा 2 से काट दो इसको, किससे काट दो? 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, बचे कितना? 1 5, नहीं सॉरी गलत काट रहा हूँ मैं, दो से काटना था, 2 1 कम 2, बचा कितना आपका? 1 15, 2 7 14, बचा कितना? 1 5, 175, ये बचा 11। 11 से इसको कट करिएगा पूरा पूरा, तो 11 कम 11 बचा कितना? 6 5, 11 कम 11 6 5 हो जाएगा 65, 11 छिंग 66, तो लगभग में 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 छिंग 66 होता है तो लगभग में 6 में भाग जाएगा, तो नीचे आपका 16 बचा इंटू 10 टू द पावर कितना? माइनस का 4, तो इससे से कट जाएगा ये पूरा, बचेगा कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशंस बताया। देखो कितना इजी, ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस नहीं किया है, लंबे चौड़े डिविजन्स और लंबे चौड़े क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशंस नहीं किया हमने सिंपल तरीका यूज़ किया, सिंपल तरीके से कट करते चले गए ऊपर नीचे, जो छोटे छोटे नंबर्स है छोटे छोटे नंबर्स हम कट करते चले गए, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लिया और कैलकुलेशन हमारा बहुत ईजी तरीके से हो गया।
ठीक, तो अगर आपको कैलकुलेशन सीखना है, कैलकुलेशंस पे अगर एक कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशंस वीडियो। क्या लिखना, कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशंस वीडियो डाल देना बस, या कैलकुलेशंस ट्रिक लिख दीजिएगा, या कैलकुलेशंस लिख दीजिएगा, समझ जाऊंगा मैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप किस बारे में या किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर आपको बहुत इजी मेथड्स में मतलब टफ से टफ कैलकुलेशंस को बहुत इजी तरीके से अगर आपको करना है, अगर उसका एक वीडियो आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बेटा डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे डिमांड क्रिएट करोगे बेटा, उसी टॉपिक पे आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने कहा सर न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करो, न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट हो गया। आपने कहा था सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करवा दो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज स्टार्ट कर दिया हमने। आपने कहा था सर फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूलाज दे दो चैप्टर वाइज, हमने आपको वन शॉट में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिस टॉपिक में आप डिमांड क्रिएट करते हो बेटा, उसी टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके आता हूं मैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, 2 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, एक तो कैलकुलेशंस का वीडियो और एक कि 2 महीने में फिजिक्स कैसे पढ़े, है ना, उस पे वीडियो हम ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा शायद, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, नंबर डाल देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री ताप पर 3 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.5 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है। अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात ताप का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका प्रतिरोध दे रखा है, क्योंकि प्रतिरोध किसके साथ वेरी करता है भाई, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। क्या इक्वेशन है, फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को याद है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 ओम है। मतलब ये R0 का वैल्यू दे रखा है बेटा 3 ओम। क्या दे रखा भाई, 3 ओम। R0 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका मान दे रखा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे R100 ये दे रखा है 3.75 ओम, 3.75 ओम। और किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध दे रखा है 3.15। मतलब RT किसी टेम्परेचर T पर इसका प्रतिरोध दे रखा है 3.15 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे T का मान आपको निकालना है, जो T है इसका वैल्यू क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। इस तापमान का मान आपको कैलकुलेट करना है। ओहो सर बहुत सुंदर। देखो सूत्र क्या यूज करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे तो सूत्र यूज किया जाएगा RT इज इक्वल टू दैट इज R0 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। तो हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा वैल्यू, तो हमने कहा 100 डिग्री R100 इज इक्वल टू R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 100 अल्फा, 1 प्लस 100 अल्फा। ओहो सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा देखो यहां से अल्फा का मान अगर हम निकालते हैं तो R100 बाय R0 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा। क्या जाएगा 1 प्लस 100 अल्फा। अच्छा R100 का वैल्यू कितना है, R100 आपका 3.75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 अल्फा, इज इक्वल टू 100 अल्फा। ओहो सर बहुत सुंदर। देखो 3.75 माइनस 1 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो 3.75 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 गुणा सॉरी इज इक्वल टू 100 को भी इसके डिवाइड में भेज दीजिएगा तो 100 इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0.75, 0.75 बटा 3 गुणा 100 कितना 3 गुणा 100। इसको कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसका। प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति
डिग्री सेल्सियस। चलो कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि डिविजन हो रहा है। कितना है 25 या 75 होता है, तो 25 या 75 कट कर दीजिए इसको, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.25 और 100 को ऊपर लेके जाइए तो 10 की घात माइनस का 2, तो 25 गुणा 10 की घात माइनस का 4 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। बट हमें टी का मान निकालना है, तो टी का मान निकालने के लिए आरटी दे रखा है, टी डिग्री सेल्सियस पे आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है कितना 3.15। ठीक, तथा यहाँ पे देखो आप दूसरे सिनेरियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो दूसरे सिनेरियो में क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखो दूसरे सिनेरियो में आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी 3.15 बराबर आर नॉट कितना है भाई, आर नॉट आपका है 3, 1 प्लस अल्फा कितना है 25 गुणा 10 की घात माइनस का 4 इंटू टी हमें निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, टी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा 3 को इसके डिवाइड में ले जाओ, तो 3.15 बटा 3, 1 उठ के इधर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 25t इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा। हमने कहा इसका डिवाइड में एलसीएम लो, 3 का इससे गुणा करोगे तो 3.15 में से 3 घटा दोगे तो ऊपर बचेगा 0.15 बटा 3 और बराबर बचेगा 25t गुणा 10 की घात माइनस का 4। तो हमने कहा इससे इसको भाग कर दीजिए, कितना आएगा 0.05, तो ये आपका जगह 0.05 बटा ये पूरा उठ के इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 25 गुणा 10 की घात कितना भाई माइनस का 4 बराबर आपका टी हो जाएगा, 10 की घात 4 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा घात, तो ये 0.05 गुणा 10 की घात 4 बटा 25 बराबर कितना टी हो जाएगा। देखो अगर इसकी गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 500, ऊपर कितना आ जाएगा भाई 500 आ जाएगा, शायद 2 0 कटेंगे 5 फिर 2 0, हाँ 500 आ जाएगा, 500 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बराबर टी, तो इससे इसको डिवाइड करिएगा 25 दूना 50, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये टी का मान आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का जो मान होगा वो 3.15 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान जो है वो आपका बदल जाएगा। क्या जाएगा भाई, प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन 2015 में आया है, 10 साल हो गए क्वेश्चन को आए हुए। डेफिनेटली 2025 में कुछ परसेंटेज इसका बनता है कि 2025 में क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। ठीक है, 2025 में ये या इसके जैसा कोई क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। देखो किसी विभवमापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो विभव प्रवणता निकालना है आपको, विभव प्रवणता निकालना है, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता के दैट इज ईएमएफ बाय एल। ईएमएफ को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, एल से डिवाइड कर देंगे। तो ईएमएफ कितना है आपका 1.0182 बटा 339.4। इसको भाग करिएगा, जो भी आंसर आएगा लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके लिख दीजिए यहाँ पे वोल्ट पर मीटर में या वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिख दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, ये किस में दे रखा है आपका सेंटीमीटर में, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगा इसका आंसर। ठीक, तो डिवाइड करके लिखिएगा, क्योंकि डिवाइड करने का अभी टाइम है नहीं मेरे पास। वैसे ट्रिक से कर सकता हूं बट अभी नहीं करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5
एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है? 2020 का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान पूछा है आपसे। 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल है एक बैटरी के, तो ईएमएफ जो है आपका कितना दे रखा है बेटा? 12 वोल्ट दे रखा है। 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल आर का वैल्यू दे रखा है 3 ओम। ठीक, बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है, मतलब इस बैटरी को किसी प्रतिरोध से हमने जोड़ा जिसका मान लेते कितना है? आर है। तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है भाई? परिपथ में धारा का मान है भाई 0.5। तो हमने कहा धारा जो है परिपथ में आई वो 0.5 प्रवाहित हो रही है। तो आपसे पूछा उस बैटरी या उस सेल से हमने कितना प्रतिरोध जोड़ा है, उस सेल का प्रतिरोध ज्ञात, मतलब उस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है जो हमने सेल के साथ जोड़ा है, सेल के साथ उसको कनेक्ट किया है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, धारा I बराबर कुल ईएमएफ डिवाइडेड बाय कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, कुल ईएमएफ हो गया आपका E, कुल प्रतिरोध हो जाएगा बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो हमने कहा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या हो जाएगा? तो ये आपको जाएगा ईएमएफ बाय आई, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आई इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ईएमएफ है आपका 12, आई हो गया आपका 0.5, हमने पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, 5 से इसको भाग कर दो, 5 दूना 10, बचा कितना? 2, 5 24 आ जाएगा। तो हमने कहा कैपिटल आर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर 24 माइनस का स्मॉल आर आ जाएगा। तो 24 माइनस स्मॉल आर कितना भाई? 3, तो 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 21। तो कैपिटल आर का जो वैल्यू है ये आपका जाएगा 21 ओम। कितना जाएगा? 21 ओम आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सेल इक्वेशंस यूज करेंगे, I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उन सबका प्रतिरोध यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपका हमारे पास पीडीएफ भी है, इसमें तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल पे आप लोगों के लिए बेटा हम लेके आते हैं रेगुलरली जो है कंटेंट लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, हर चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियोज़ जो है लेके आते हैं, और बहुत ही जल्द जो है फिजिक्स के 1 शॉट वीडियोज़ जो है हम लोग अपलोड करने वाले रिविजन्स 1 शॉट वीडियोस, जिसमें हम केवल 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर जो है हम लोग रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।